बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस एज टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान, कंपनीज ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्री जोन कंपनीज। तो इसमें चार टॉपिक बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 12 है कंपनीज एक्ट 2017 का। उसमें सेक्शन 434 से हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन कंपनीज से मुतल्लिक, कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं और वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान से किसी और बल्कि किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस जो है वो कर रही होती हैं, तो उनको बाकायदा तौर पे इजाज़त होती है कि वो पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन में अपना बिजनेस करें, लेकिन उनमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उनको फॉलो करना होते हैं। कंपनीज के हवाले से कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना होते हैं, ये हम आज मुख्तसर तौर पे डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं, जैसा कि ये कहा गया है सेक्शन 434 पे, कि दिस पार्ट शैल अप्लाई टू ऑल फॉरेन कंपनीज, कि इसका जो इतलाक है वो तमाम फॉरेन कंपनीज पे होगा। और सेक्शन 435 में क्लियर कर दिया गया है कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉरेन कंपनी के लिए ज़रूरी हैं कि वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाएं। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, फॉरेन कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होती, बल्कि किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर सकती हैं, उनको इजाज़त होती है, उन्होंने इजाज़त ली होती है या लाइसेंस लिया होता है, या वो यहाँ पे भी बिजनेस करने के हवाले से जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हम सपोज करते हैं जैसे नेस्ले कंपनी हो गई, कोका कोला कंपनी हो गई, या कोई और जो फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी ही कहलाती है, लेकिन वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस कर सकती है, उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। बस हर फॉरेन कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो जो पाकिस्तान में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, तो विद इन 30 डेज, जैसे वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करती है, तो विद इन 30 डेज वो इंटीमेट करे रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार को इस बारे में बताया कि वो अपना बिजनेस जो है पाकिस्तान के किस इलाके में करने जा रही है। इसके अलावा उसकी ये भी ड्यूटी है फॉरेन कंपनी की कि वो अपना जो स्टैट्यूट है, चार्टर है, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, या कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है वो सबमिट करवाए। अगर फॉरेन कंपनी ऐसी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जिन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं सबमिट करवाए हुए, या उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन लगाएं, इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में। हम सपोज करते हैं चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ में उनका जो स्टैट्यूट है, चाइनीज़ लैंग्वेज में उनका मेमोरेंडम है, चाइनीज़ लैंग्वेज में उनका आर्टिकल है, तो उनको फिर सर्टिफाइड ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि वो ट्रांसलेशन करवाएँगे इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में, और रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको सबमिट करवाएँगे। इसी तरह फ़ॉरेन कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना फुल एड्रेस जो है वो बताएँगे, और उनका जो हेड ऑफ़िस है, प्रिंसिपल ऑफ़िस है किस मुल्क में, उसका एड्रेस भी बताएँगे। उस फ़ॉरेन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव एंड सेक्रेटरी हैं, और जो भी उनके रेलेवेंट पर्सन्स हैं, उनकी सारी डिटेल्स जो हैं वो एक रिटर्न की शक्ल में जो है वो सबमिट करवाई जाएगी रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में। और पाकिस्तान में उनका जो फुल एड्रेस है उस फ़ॉरेन कंपनी का, पाकिस्तान में जो उनका फुल एड्रेस है, उसके बारे में भी बाकायदा तौर पे इंटीमेट करेंगे। इसके अलावा जो रेलेवेंट पर्सन है, ऑथराइज़्ड पर्सन है फॉरेन कंपनी के, जो पाकिस्तान में जिनका एड्रेस है, और जो जिनको नोटिस दिया जाना ज़रूरी है और वो पाकिस्तान में नोटिस एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनका एड्रेस जो है वो भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो कंडक्ट ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन ये क्लियर कर दिया गया है कि इसमें कंपनी का मेमोरेंडम भी शामिल हो सकता है, कंपनी का जो आर्टिकल्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, और अगर कंपनी ने लाइसेंस हासिल किया है, तो उसका जो लाइसेंस्ड डॉक्यूमेंट है, या जो उसका अथॉरिटी लेटर है, या जो अथॉराइज़ किया गया बाय लॉ, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो भी उनको रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाना होंगे। और फॉरेन कंपनी जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में जो था, उसके तहत भी जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है, वो भी फॉरेन कंपनी ही कहलाएगी और अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि फॉरेन कंपनी 2017 के बाद ये कॉन्सेप्ट है। 2017 से पहले का जो कंपनी का लॉ था, यानी कंपनीज
ऑर्डिनेंस 1984, उसमें भी फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट था और फॉरेन कंपनीज उस वक्त भी काम कर रही थी। लिहाजा वो अपने इसी काम को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और फर्दर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लाइबिलिटीज़ लगाई गई हैं, उनको फुलफ़िल करना इनके लिए ज़रूरी है, वरना जो है वो फिर इस कानून के तहत उनको पनिशमेंट दी जा सकती है, जो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस था। इसी तरह जो रजिस्ट्रार है, वो फ़ॉरेन कंपनी का तमाम रेकॉर्ड, तमाम डाटा जो है अपने पास मेंटेन रखेगा और वो मेंटेन हार्ड कॉपी की शक्ल में भी रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जो है इनके डाटा को वो अपने पास महफूज रखेंगे। जब रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया गया, रिकॉर्ड जो है फॉरेन कंपनी ने रजिस्ट्रार को दे दिया, उसके बाद भी हो सकता है कि फॉरेन कंपनी में कुछ ऑल्टरेशंस हों या कुछ चेंजेस अगर होते हैं, लॉ ये कहता है फिर भी ज़रूरी है कि अगर किसी भी किस्म की कोई ऑल्टरेशन होती है, फॉरेन कंपनी के सिस्टम में, उनके बिज़नेस में, उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके मेमोरेंडम में, स्टैट्यूट में, चार्टर में, आर्टिकल्स में या इंस्ट्रूमेंट में, ये बात ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पे जो है वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट किया जाए अगर कोई चेंज आता है, कोई अल्टरेशन अगर आती है। मसलन अल्टरेशन एड्रेस के हवाले से आ सकती है, एक फ़ॉरेन कंपनी का जो ऑफ़िस था पाकिस्तान में कराची में था, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज करके लाहौर में शिफ्ट कर दिया है। जैसे एड्रेस चेंज होगा, अल्टरेशन होगी, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इंटीमेट करेंगे रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में। या अगर उनके डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव या सेक्रेटरी, ज़रूरी है कि वो इंटीमेट करें रजिस्ट्रार को, या उनका प्रिंसिपल ऑफ़िसर जो है वो चेंज हो जाता है, उसके पार्टिकुलर्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो ज़रूरी है कि इंटीमेट किया जाए रजिस्ट्रार को। इसके अलावा अगर ऐसा एड्रेस जो उन्होंने दिया था जहाँ पे नोटिस भेजे जा सकें या डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकें या कोई और प्रोसेस किया जा सके, अगर उसमें चेंज आता है, तो वो चेंज इंटीमेट करना भी ज़रूरी है फ़ॉरेन कंपनी के लिए कि वो इंटीमेट करे रजिस्ट्रार को। और लॉ ने ये कहा है कि विदिन 30 डेज़ जैसे अल्टरेशन होती है तो विदिन 30 डेज़ इंटीमेशन जो है वो ज़रूरी होती है रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में, और बाकायदा तौर पे एक डॉक्यूमेंट रिटर्न की शक्ल में भेजा जाएगा। उसमें बताया जाएगा कौन-कौन से चेंजेज़ जो हैं वो कहाँ पे आए हैं। और अगर किसी ऑफ़िसर को उन्होंने फ़ॉरेन कंपनी ने अपॉइंट किया है, तो उस फ़ॉरेन ऑफ़िसर की जो कॉन्सेंट है, वो कॉन्सेंट भी ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में। और वो कॉन्सेंट जो है वो बाकायदा तौर पे जो है सबमिट करवाना रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में ये ज़रूरी होगा। इसी सर ये तरह कॉन्सेप्ट से क्या होता है? अगर किसी भी शख्स को अपॉइंट किया जाता है एक सीनियर अथॉरिटी के लिए, तो ये बात ज़रूरी है कि वो शख्स भी जो है अपनी सर्विसेज़ परफ़ॉर्म करने के लिए तैयार हो, उसको पता हो कि वाक़ई वो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये एक तरह की ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथेंटिसिटी होती है कि वो शख्स जिसको आपने अपॉइंट किया है एज़ चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव या एज़ ऑथराइज़्ड पर्सन, वो शख्स वाक़ई अपने पावर्स को एक्सरसाइज़ करने के लिए तैयार है। ये कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि हकीकत में वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। इसलिए वो अपनी कॉन्सेंट दे देगा कि जी मैं इस डेज़िग्नेशन को एक्सेप्ट करता हूँ और इसमें जो मुझे पावर्स दी गई हैं, मैं उनको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो एक्सरसाइज करूँगा। इसको जो है वो हम कॉन्सेंट जो है उसको कहेंगे, ये एक फॉर्मल कॉन्सेंट होगी उस शख्स की तरफ से जिसको अपॉइंट किया गया है। तो कमीशन जो है उसके पास इख्तियारात है कि जब भी उसको ज़रूरत पेश है शेयर होल्डिंग के हवाले से, या फ़ॉरेन कंपनी का कोई अगर बेनिफिशियल ओनर है, या फ़ॉरेन कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, या फ़ॉरेन कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो हासिल कर सकता है। अगर कमीशन को इंस्पेक्शन की ज़रूरत पेश आती है, इंक्वायरी की पेश आती है ज़रूरत, या इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कमीशन, तो कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे डिस्कस की गई वो मंगवाई जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई फ़ॉरेन कंपनी का कोई ओहदेदार कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाता है, तो लॉ कहता है कि उसको जो है लेवल 3 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी फिर पे करना पड़ेगी। तो लिहाज़ा हर फ़ॉरेन कंपनी की ड्यूटी है कि कमीशन के साथ जो है कोऑपरेट करे, उसको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं उनको सबमिट करवा दीजिए इन टाइम। सेक्शन 443 जो है इंटीमेशन ऑफ सीजिंग टू हैव प्लेस ऑफ बिज़नेस टू बी गिवन। अगर किसी वजह से फॉरेन कंपनी जिस एरिया में बिज़नेस कर रही थी, अगर वो वहाँ पे नहीं बिज़नेस कर रही, वहाँ पे छोड़ना चाह रही है या कोई इश्यू बन गया है, तो ये बात ज़रूरी है कि विदिन 30 डेज़ रजिस्ट्रार को इंटीमेट किया जाए। मसलन वो एक नोटिस देगी रजिस्ट्रार को और वहाँ पे बताया जाएगा कि वो जो प्रोविंस है वहाँ पे चेंज कर रहे हैं। मसलन अगर सिंध में, कराची में उनका ऑफ़िस था, वहाँ से वो पंजाब में आ रहे हैं,
तो बताएंगे कि वो सिंध प्रोविंस से जो है पंजाब प्रोविंस में अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। और इस तरह की इंटीमेशन जो है उनके लिए ज़रूरी है कि जो दो न्यूज़पेपर्स हैं पाकिस्तान के जिनके सर्कुलेशन ज़्यादा उन प्रोविंसेस में, वहाँ पे भी इंटीमेशन जो है वो की जाए, इन्फॉर्म किया जाए बाकायदा तौर पर नोटिस के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो रजिस्ट्रार जो है वो उनको जो है वो पेनल्टी के लिए कह सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 443 ए है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है अपना बिजनेस वाइंड अप कर रही है, अपना बिजनेस खत्म कर रही है, खत्म कर और वो इंटीमेट कर देती है, तो लॉ ये कहता है कि रजिस्ट्रार फिर भी उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि उनको उनकी बात सुनी जाएगी, उनको सुना जाएगा और सुनने के बाद जो है वो फिर फाइनल जो है डिसीजन किया जाएगा और उनकी कंपनी जो है वो स्ट्राइक ऑफ जो है वो हो सकती है, यानी ख़त्म हो सकती है। और इसके बाद जो है ऑफिशियल गेज़ेट में बता दिया जाएगा कि ये फॉरेन कंपनी जिनका ऑफिस फलां एरिया में था, उनका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो गया या उनकी परमिशन ख़त्म हो गई या उनकी परमिशन कैंसल हो गई या कोई भी ऐसा मामला है उसके बारे में रजिस्ट्रार जो है वो बाकायदा तौर पे इंटीमेट जो है वो प्रॉपर मैनर में कर देगा। या अगर लाइसेंस रिवोक हो गया है, लाइसेंस कैंसिल हो गया है, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारी ऑफिशियल गेजेट के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो अगर कोई भी कंपनी जो है पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, सॉवरेनिटी के खिलाफ या इंटीग्रिटी के खिलाफ, उसको काम करने से जो है वो रोक रोक दिया जाएगा। या अगर कोई अनलॉफुल बिजनेस करती है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करती है या कोई भी ऐसा बिजनेस करती है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कानून ने मना किया है, या वो अपने लाइसेंस के खिलाफ काम करे, परमिशन के खिलाफ या अप्रूवल के अगेंस्ट काम करे, तो कमीशन के पास इख्तियार है कि उसको ऐसा बिजनेस करने से रोक दिया जाए, उस कंपनी को जो है वो क्लोज डाउन करने के लिए कहा जाए। या अगर कोई तो कंपनी सर इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से लाइसेंस प्रोवोक हो सकता है। इसी तरह अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो जो उसका मेमोरेंडम है, उसका जो स्टैट्यूट है, चार्टर है, जो उसने आर्टिकल्स वगैरह सबमिट करवाए हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, अगर वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट काम करती है तो लॉ ये कहता है कि कमीशन उसको रोक सकता है, रजिस्ट्रार रोक सकता है, वो डायरेक्शंस दे सकता है और उनको जो है वो फाइन और पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। वो फाइन और पेनल्टी क्या हो सकती है? सेक्शन 444 जो है वो उसको क्लियर करता है। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वायलेशन करती है तो उसको लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगी। और इसके अलावा फॉरेन कंपनी का जो भी रेलेवेंट पर्सन है, ऑथोराइज्ड पर्सन है या कोई उसका जो भी डायरेक्टर है, उसको जो है वो लेवल 2 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगी अगर ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉरेन कंपनी फॉलो नहीं करती। सेक्शन 446 जो है फॉरेन कंपनी के प्रोस्पेक्टस से मतलब है। प्रोस्पेक्टस हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इस प्रोस्पेक्टस का ताल्लुक सिर्फ स्पेसिफिकली जो है ये फॉरेन कंपनी के साथ है कि फॉरेन कंपनी जो है अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू फ्रॉम हाउस टू हाउस जो है वो कन्विंसिंग नहीं करेगी, लोगों को कन्विंस नहीं करेगी कि वो शेयर्स जो हैं खरीदें, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पाकिस्तान में जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं, शेयर्स के लिए लोगों को कह सकती हैं। लेकिन जो फॉरेन कंपनी उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो फ्रॉम हाउस टू हाउस जो है वो लोगों के घर जाके उनको कन्विंस नहीं करेंगी कि फॉरेन कंपनी के शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तानी लोग खरीदते हैं। अगर ऐसा करते हैं, कंट्रावेंशन होती है, तो लॉ ये कहता है कि उनको जो है वो लेवल 3 के मुताबिक पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो ये थी फॉरेन कंपनी से मतलब जो है ये मामला। इसके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनीज ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। अ, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी शख्स जो कि पाकिस्तान का सिटीजन है, सिटीजन्स एक्ट 1951 के तहत उसके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, नंबर वन। नंबर टू, अगर उसके पास ड्यूल सिटीजनशिप भी है, यानी हम सपोज करते हैं कि वो पाकिस्तान का सिटीजन भी है, वो कनाडा का भी सिटीजन है, उसके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, उस सूरत में अगर वो किसी कंपनी के फॉरेन कंपनी की शेयर खरीदता है जिनके अमाउंट 10% तक हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है वो बाकायदा इंटीमेट करे विद इन 30 डेज। जिसके पास जो पाकिस्तानी सिटीजन है या जो ड्यूल सिटीजन है, पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी उसके पास है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंटीमेट करे रजिस्ट्रार को कि उसके पास फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं। इसी तरह एक एनुअल रिटर्न होगी और वो एनुअली जो है उस रिटर्न को फिल करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में इंटीमेट करते रहेंगे कि उनके पास जो है वो फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं, या अगर कोई और इन्वेस्टमेंट है या अगर कोई और इंटरेस्ट है किसी फॉरेन कंपनी में, तो उस सूरत में भी वो रिपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रार को
एंड वो रिटर्न की शक्ल में कि वो उस उनका जो है फॉरेन कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, या उनके फॉरेन कंपनी में कोई शेयर्स हैं, या उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है, जो भी सूरत हाल वो इंटीमेट करना ज़रूरी है। और बात सूरतों में रजिस्ट्रार रिक्वायर कर सकता है स्पेशल रिटर्न फिल की जाए विद इन 60 डेज। उस सूरत में उस शख्स को जो है वो रिटर्न फिल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता, अगर वो रिटर्न फिल नहीं करता, तो लॉ ये कहता है कि उसको जो है लेवल 2 के मुताबिक जो है पेनल्टी पे करना पड़ेगी। अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को कंसील करता है, छुपाता है, यानी ये मैं दोबारा बता देता हूँ, जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, चाहे वो ड्यूल सिटीजन्स हैं, उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, या वो सिर्फ पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, उस सूरत में उनके लिए ज़रूरी है कि फॉरेन कंपनी के अगर उनके पास शेयर्स हैं तो इंटीमेट करे रजिस्ट्रार को। नहीं करते, लेवल 2 के मुताबिक उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। इसके अलावा उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इंडिविजुअली 3 ईयर्स के लिए, और उनको फाइन भी पे करना पड़ेगा। फाइन की जो अमाउंट है ये मैक्सिमम है 500,000 रुपीज़। तो उनको फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ये दोनों पनिशमेंट्स हो सकती हैं। तो इसके अलावा कमीशन के पास जैसे ये रैकेट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कुछ उन लोगों की जानिब से जिनके पास फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं, तो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उस रजिस्टर का जो हेडिंग होगी दैट वुड बी ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप होगा। इसी तरह ये जो रजिस्टर है कमीशन इसको यूज़ कर सकता है एफबीआर की असिस्टेंस के लिए भी, या किसी और सरकारी एजेंसी के लिए भी जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ये यूज़ की जा सकती है। इसके बाद है नंबर थर्ड टॉपिक दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2010 का एक बाकायदा लॉ मौजूद है जिसका नाम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम पनिशमेंट्स बता दी गई हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर पैसे को भिजवाते हैं गैर कानूनी तौर पे, छुपाते हैं उस सोर्स को, उस सूरत में उनको जो क्या पेनल्टी हो सकती है उसके लिए बाकायदा एक मुकम्मल लॉ मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस दिया गया है। वो रेफरेंस ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के मुताबिक भी उनको पनिशमेंट हो सकती है ऐसी कंपनीज को जो फ्रॉड करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। इसके साथ-साथ जो है उनको कंपनीज एक्ट 2017 के तहत भी जो है ना सेक्शन 473 के 453 के तहत भी पनिशमेंट्स हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? वो ये हो सकती हैं कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 ईयर्स के लिए, या फाइन हो सकता है, फाइन की अमाउंट जो है 100 मिलियन रुपीज़ तक हो सकती है। और ये जो पनिशमेंट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्चुअल पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये इन एडिशन टू एनी पनिशमेंट है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में जो पनिशमेंट दी गई है, उस कानून के तहत उस शख्स को पनिशमेंट लाज़मी मिलेगी। कंपनीज़ एक्ट के तहत इज़ाफ़ी तौर पे जो है, वो 3 इयर्स की इम्प्रिज़नमेंट हो सकती है, या 100 मिलियन रुपीज़ हो सकती है। दैट वुड बी इन एडिशन टू एनी पनिशमेंट है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इज़ाफ़ी जो है वो सज़ा का ज़िक्र यहाँ पे मौजूद था। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ फ्री ज़ोन कंपनी। सेक्शन 454 जो है फ्री ज़ोन कंपनी से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में ये कोशिश की जाती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से लोग पाकिस्तान में आके बिज़नेस करें, अपनी कंपनीज़ बनाएँ, एस्टैब्लिश करें। यहाँ पे पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो, और उनको फैसिलिटी दी जाए ताकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से जो है वो पाकिस्तान में आए। इसके लिए एक मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जिनमें से एक स्कीम जो फ्री ज़ोन कंपनी की भी होती है। अब इसमें जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन के तहत जो है ये नोटिफ़ाई किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको सहूलत दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो उनको सहूलत दी जाती है कि उनको जो है वो टैक्स से एग्ज़म्प्ट कर दिया जाए, उन पे टैक्स ना लागू किया जाए, या अगर लागू किया जाए उसकी अमाउंट जो है वो काफ़ी कम हो। इस तरह के एग्ज़म्पशंस के लिए फ्री ज़ोन कंपनीज़ जो हैं वो उनको एक एग्ज़म्पशंस दे दी जाती हैं, और सेक्शन 454 में इसका ज़िक्र है। कमीशन जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करें। बाज़ फॉरेन कंपनीज़ ये चाहती हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ ना किया जाए, वो ये सहूलत चाहती हैं। लिहाज़ा लॉ ये कहता है कि उनको ये सहूलत कमीशन दे सकता है कि ठीक है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज़ ना करें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, इंटरनेशनल लॉ के तहत ज़रूरी है, वो जो है डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होगा। बाकी रजिस्ट्रार जो हैं, प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर्स और जो डायरेक्टर्स हैं,
उनके हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अगरचे ये अगर बशर्ते कि ये इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत ज़रूरी ना हो, अगर ज़रूरी है तो फिर इनका डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होगा। मसलन किस सूरत में ऐसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है? उस सूरत में ज़रूरी है अगर टैक्स की कलेक्शन करनी है या ड्यूटीज़ की कलेक्शन करनी है, लीवीज़ करनी है या अगर इंटरनेशनल लॉ के तहत ये कहा गया है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, तो लॉ ये कहता है कि फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगी ऐसी कंपनी को। या अगर कोई ट्रीटी है किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ या गवर्नमेंट के साथ अगर कमिटमेंट है, तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कई इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, वो उनको एग्ज़म्पशन है, लॉ ने जो है वो उनको सहूलत दी है। इसी तरह जो फ्री ज़ोन कंपनीज़ हैं, लॉ ये कहता है कि वो अपनी कंपनी के नेम के साथ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बेशक ना लगाएँ। आम तौर पे कंपनी की पहचान ये होती है कि कंपनी के एंड पे कंपनी के नेम के साथ लिमिटेड लिखा होता है या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। लेकिन उनको इजाज़त है कि वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ना लगाएँ, बल्कि फ्री ज़ोन कंपनी लिख दें या एफजीसी लिख दें, ताकि ये पहचान हो कि ये फ्री ज़ोन कंपनी है और इनको कुछ सहूलतें हैं, इनको कुछ एग्ज़म्पशंस हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। इसी तरह जो फ्री ज़ोन कंपनीज़ हैं, जो सहूलतें इनको दी जाती हैं, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, एग्ज़म्पशंस दी जाती हैं, इनसे एनुअल रिन्यूअल फ़ी जो है वो चार्ज की जाती है। एनुअल रिन्यूअल फ़ी की जहाँ तक ज़िक्र है वो 7th शेड्यूल में मिलेगा। तो 7th शेड्यूल जो है कंपनीज़ एक्ट 2017 का, उसमें जो है वो एनुअल रिन्यूअल फ़ी का जो है, वो सारी डिटेल्स जो हैं, वो मौजूद हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर है ये खत्म हो गया।